नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। देखो दोस्तों, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई से निर्धारित हो चुके हैं और हमें इस बार अच्छे से तैयारी करनी है। देखो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हमारे जीएस पेपर 1 का यूनिट 4 लेकर के आने वाला हूं, जिसमें हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हर बार इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी से आते हैं तो वो हमारे ट्राइब्स से आते हैं। और और मैं आपको पूरी ट्राइब्स कवर करूंगा, उनका कल्चर और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, ओके, विशेष पिछड़ी जनजातियां हो गई, पीवीटीजी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे। तो देखो दोस्तों, यही समय है अपने सपने को पूरा करने के लिए, और जुड़ो हमसे और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। तो दोस्तों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में? जनजातियों के बारे में, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अमित सोनी आपके साथ लेकर के आने वाला हूँ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। तो इसे बहुत अच्छे से सुनना, आपके पूरे डाउट एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्राइब्स होते कौन है। तो याद रखना, पहले देखो दोस्तों, ट्राइब्स वो कम्युनिटी होती हैं, है ना। तो क्या हम बोल रहे हैं किसके बारे में? आखिर जनजाति होते क्या हैं, हम पहले उनके बारे में बात करें। देखो, ट्राइब्स वो कम्युनिटीज होती हैं जो रिमोट एरियाज में रहती हैं। कहाँ रहते हैं ये? रिमोट एरियाज में, मतलब दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में रहते हैं। इनका डिफरेंट कल्चर कस्टम्स होते हैं, है ना। तो याद रखना, जब भी हम जनजाति की बात कर रहे हैं तो जनजाति हमेशा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इनकी क्या रहती है, इनकी खासियत क्या है? इनकी संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, ओके, सब अलग होते हैं। ये खासियत किसकी है? ये खासियत है किसकी? ट्राइब्स की। और अब देखो, ये अभी भी सामान्य आबादी से नहीं मिल पाए हैं। तो इनकी खासियत ये है कि आज भी ये पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं। आज भी ये नॉर्मल पॉपुलेशन से, गवर्नेंस से एसिमुलेट नहीं कर पाए हैं, मिल नहीं पाए हैं। इसीलिए हमें इन्हें, ओके, नॉर्मल पॉपुलेशन से मिलाना है, इनका डेवलपमेंट करना है, इनके बारे में जानना है। इसीलिए हमारे सिलेबस में इन्हें ऐड किया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, सबसे पहले याद रखना, ट्राइब्स के बारे में हम बात करें तो कुछ याद रखना। देखो, ट्राइब शब्द को सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना, जनजाति शब्द किसी के द्वारा दिया गया है। तो वो शख्सियत थे कौन? ठक्कर बापा। ओके, ठक्कर विठल दास बापा, जिन्हें हम जनजाति का पूर्वज मानते हैं, या वही शख्सियत है जिन्होंने जनजाति शब्द दिया है। तो याद रखना कौन हो गए? ठक्कर बापा। दूसरा, जनजाति का मतलब क्या होता है? जनजाति मतलब वो कम्युनिटी जो हमेशा जंगल में रहती है, आदिम जनजाति होती है। और यही वो लोग होते हैं जो हमेशा पर्वतों में रहते हैं। तो क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले याद रखना, ओके, जनजाति शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ठक्कर बापा के द्वारा। ये वो शख्सियत थे, ओके, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनजातियों को समर्पित कर दी, उनके डेवलपमेंट के लिए कर दी। ओके, ठक्कर विठल दास इनका नाम है दोस्तों। अब क्या याद रखोगे, क्या हमने पढ़ा? तो ट्राइब्स वो कम्युनिटीज होती हैं जो हमेशा रिमोट एरियाज पर रहती हैं। इनके डिफरेंट कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस होते हैं। ये नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं मिलते हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, इसलिए इसे हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है और हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे आप? कि जनजाति वो समुदाय होती है जिनकी विभिन्न संस्कृति, वेशभूषा, परंपराएं, रीति रिवाज सब अलग होता है। और ये नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं मिलती है। और इन्हें इन्हें पढ़ना, इन्हें इन्हें डेवलपमेंट के लिए लेकर के आना, इसलिए हमारे सिलेबस में इनको ऐड किया गया है। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस किस ने इनके बारे में काम किया है। देखो, याद रखना, हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है वेरियर एल्विन।
वेरियर एल्विन वो शख्सियत थे जिन्होंने जनजातियों के बारे में कई बुक्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड से आए थे दोस्तों, और इन्होंने अपना जीवन किसी को समर्पित कर दिया, तो इन्होंने ट्राइब्स को समर्पित कर दिया। और इनकी कई बुक्स से हमें किसी के बारे में जानकारी मिलती है, तो याद रखना किससे हमें आता है, ओके, वेरियर एल्विन से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस अब आते हैं जो एग्जाम में देखेंगे। क्या देखो, सबसे पहले याद रखना आदिवासी शब्द किसने दिया है। तो आदिवासी शब्द देने वाले हमारे कौन हो गए, ठक्कर बापा पहला, क्योंकि इन्होंने ही जनजाति शब्द दिया है। दूसरा हो गए काका केलकर और हर्बर्ट रिसली। ये वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में जाना। और याद रखना आदिवासी शब्द, जनजाति शब्द देने वाले कौन शख्सियत हैं, तो वो हो गए कौन, ठक्कर बापा। दूसरा गिरिजन, ये हमारे यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो महात्मा गांधी ने दो शब्द दिए थे। पहला इन्होंने हरिजन बोला था, हरिजन मतलब हरि को प्रिय। ये किसको बोला था, जो आज हमारे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज हो गए, उनमें से कुछ जिन्हें पहले अछूत मानते थे, अनटचेबल्स मानते थे, गांधी जी ने उनके लिए हरिजन शब्द दिया था। और दूसरा शब्द गांधी जी ने किसी को दिया, तो पर्वतों पर रहने वाले जो लोग हो गए, इन्हें गांधी जी ने गिरिजन कहा था। तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यदि आता है गिरिजन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बैकवर्ड हिंदू, पिछड़े हिंदू। पिछड़े हिंदू किसके द्वारा कहा गया है, तो याद रखना डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये करके थे, जिन्होंने जिन्होंने ये शब्द दिया है, क्या, पिछड़े हिंदू। फिर आते हैं हिल ट्राइब, ओके, मतलब पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति। एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने भारत की भाषाओं को पढ़ा और इन्हें क्लासिफाई किया था, वो है कौन, ओके, कौन हो गए, याद रखना, ओके, जॉर्ज गियर्सन करके शख्सियत है। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत की भाषाओं को पढ़ा था। इन्होंने जनजाति के बारे में जाना और उन्हें क्या कहा है, हिल ट्राइब कहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम में आएंगे कि किस किस ने किसको क्या नाम दिया है, तो याद रखना आदिवासी शब्द देने वाले हमारे ठक्कर बापा हो गए, काका केलकर हो गए, हर्बर्ट रिसले हो गए। वहीं दूसरा याद रखना गिरिजन शब्द को देने वाले महात्मा गांधी हो गए। उसके बाद बैकवर्ड हिंदू या पिछड़े हिंदू किसी ने कहा है, तो याद रखना डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये करके। हिल ट्राइब किसने कहा है, ओके, जॉर्ज गियर्सन ने। फिर आते हैं सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्ड फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स्थ, ये दो शेड्यूल हैं जिसमें हमें ट्राइब्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब आते हैं कौन कौन से, देखो शेड्यूल फिफ्थ वो, ओके, वो शेड्यूल है, ओके, अभी कितने हमारे यहाँ पर 12 शेड्यूल है दोस्तों। अब देखो शेड्यूल फिफ्थ में 10 स्टेट हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश भी है, जिसमें ट्राइब्स के बारे में जानकारी मिलती है। और शेड्यूल सिक्स्थ में कौन से हो गए, तो याद रखना असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो कौन कौन से हो गए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये वो ये वो स्टेट है जिसमें हम ट्राइब्स के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इनके डेवलपमेंट और इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, तो शेड्यूल फाइव में हमें एमपी का जिक्र मिलेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है और किसी नाम से पुकारा है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब। और कौन कौन से शेड्यूल में हमको मिलेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स। तो 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से पांचवा, जिसमें 10 स्टेट है, जिसमें एक एमपी है। और उसके साथ साथ शेड्यूल सिक्स में हमको असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में जानकारी मिलती। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, याद रखना पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जिस स्टेट में निवास करती है, वो है कौन सा, मध्य प्रदेश, पहली बात। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि
जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या हमें किस राज्य में मिलेगी, तो याद रखना मध्य प्रदेश में। पहली बात क्लियर हो गई। तो मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ओके, कितना परसेंट यदि हम देखें तो रफली कितना है, 14.64। मतलब अपन इसको ध्यान से समझे। देखो 100 यदि जनजाति है तो 100 में से करीब 15 जनजाति की पॉपुलेशन कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट में है, पूरे हम 28 स्टेट को देख लेंगे दोस्तों तो वो मध्य प्रदेश है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यदि एग्जाम में आता है कि भारत में सबसे बड़ी आदिवासियों की आबादी पॉपुलेशन किसी स्टेट में मिलेगी, तो याद रखना सीधे आंख बंद करके आपको एमपी लगा देना है। और कितना मिल रही है, करीब करीब 14.64। ये 2011 की जनगणना के सेंसस के अकॉर्डिंग बताया है। इतनी बात क्लियर। चलो दूसरा, भारत में कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो याद रखना आपने हमेशा एक शब्द सुना होगा कि हम लोग 125 करोड़ से 140 करोड़ पार कर गए। लेकिन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखोगे, भारत की टोटल पॉपुलेशन जो 125 करोड़ में, उसमें 8.63% हमको ट्राइब्स मिलेंगे। तो यदि हम रफली देखें, भारत की जनसंख्या 100 है तो हमको करीब 9 ट्राइब मिलेंगे। ये हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिल रहे हैं, एमपी में। कितने मिल रहे हैं, तो यदि आप देखोगे 100 ट्राइब में तो 100 में से करीब 15 ट्राइब कहाँ मिलेंगे हमको, एमपी में। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, भारत की जनसंख्या उसका 8.63% हमको टोटल ट्राइबल कम्युनिटीज की पॉपुलेशन मिलती है। कहां पर सबसे ज्यादा है, एमपी में है। अब एमपी में देखो कितनी जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना हम देखें जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, कितनी है, 7,26,26,809। उसका करीब हम 21.09% या रफली हम देखें 21.1% निकालें तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हमको कोई मिलेंगे, तो हमको ट्राइब्स मिलेंगे। तो मतलब देखो 7,26,26,809 में से 1.5 करोड़ हमको कोई मिल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको कौन मिल रहे हैं, जनजाति मिल रही है। समझ रहे हो, तो कितना है एग्जैक्टली ये डेटा याद रखना। यदि यह नहीं मिला, 21.01 नहीं मिला, तो आपको क्या मिलेगा, 21.1% मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो मैंने आपको पूरे डेटा एग्जैक्टली समझाए, आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने क्या बोला, भारत की जितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका करीब 15% हमको एमपी में मिलेंगे। दूसरा मैंने आपको समझाया कि भारत की जनसंख्या में 8.63% हमको टोटल ट्राइब्स मिलेंगे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो 7,26,26,809 है, उसमें से 1.5 करोड़ कौन है, ट्राइब्स हैं। और कितने हैं, तो 21.1% हमको मिल रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब एक एग्जाम में आता है मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, तो याद रखना पहले एमपी में 46 हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी है, 43। और ये आपको एग्जाम में आएगा। तो 2011 की सेंसस जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 43 जनजाति निवास करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कितनी जनजाति निवास कर रही है एमपी में, याद रखना 43 ट्राइब्स रिसाइड कर रही हैं। और इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जिस स्टेट में मिलेगी वो है कौन सा, एमपी। और कौन सा शेड्यूल है, याद रखना शेड्यूल 5 में इनका मेंशन मिलेगा। इतनी बात क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 43 ट्राइब्स हैं। तो देखो ये स्टार्ट होती हैं अगरी। अब देखो इनको अल्फाबेटिकली तरीके से अरेंज किया है, जिसमें से कितना मैंने बोला, 16 ट्राइब है। इसमें देखो 7वें नंबर की ट्राइब, देखो ये आप देख रहे हो ना, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, दिख रहा है आपको।
है ना, भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया। देखो दोस्तों, ये ट्राइब भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला? मैंने बोला क्या? यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पॉपुलेशन में कोई सी है, तो याद रखना वो है भील। ठीक है, जिसका हमें 43 ट्राइब्स में, अब देखो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। तो 7वें नंबर पर देखो भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, है ना। ये किसके बेसिस पर? क्या मैंने बोला? पॉपुलेशन के बेसिस पर सबसे बड़ा, जनजाति के आधार पर, आबादी के आधार पर सबसे बड़ी जनसंख्या हमको भारत में और मध्य प्रदेश में कौन मिलेंगे? भील मिलेंगे। कौन कौन होगा? भील। ओके, भीलों का एक सब ट्राइब, सबसे बड़ा ग्रुप भिलाला, बरेला, पटेलिया, ऐसे हम पढ़ेंगे, जानेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान सुनो, वहीं 16वें नंबर पर देखो, ध्यान से देखो, गोंड। देख रहे हो आप? देखो सुनो, 16वें नंबर पर जो हमको गोंड दिख रहा है, अब आप देखोगे इसको, देखो गौर, देखो कितना बड़ा ग्रुप दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? देखो, गोंड, अरक, अरक, अगरिया, असुर, बड़ी माड़िया। ये याद रखना, जब एग्जाम में आएगा, क्या आएगा एग्जाम में, ध्यान से सुनो, जब एग्जाम में आएगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़े समूह में हमको मिलती है, तो समूह में याद रखना, ग्रुप में हमको कोई मिलेगी, तो वो मिलेगी कौन? गोंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है देखो, अभी अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखना गोंड है। भारत की भी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी जनजाति जो समूह में सबसे बड़ी है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। लेकिन इनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, ये समूह खूब बड़ा है। देखो आपको समूह दिख ही रहा है, यहां तक हमको पूरा समूह किसका दिख रहा है? गोंड का दिख रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही? तो मैंने क्या आपको बताया, याद रखना कि हमको सबसे बड़ी पॉपुलेशन के बेसिस पर जनजाति कोई सी मिलेगी, तो भील मिलेगी। लेकिन समूह के आधार पर, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, हमको सबसे बड़ी जनजाति चाहे भारत हो या मध्य प्रदेश हो, दोनों में हमको कौन मिलेगा? गोंड मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, है ना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा समूह है। कितनी ट्राइब है दोस्तों? कितनी ट्राइब है? जो मैंने आपको बताया 43 ट्राइब्स हैं हमको मिलेंगी एमपी में। ये पूरा का पूरा लास्ट तक मैंने आपको बताया हुआ 43 लास्ट सोनर। हमको ये पूरी ट्राइब्स नहीं पढ़ना है और ना पूरी ट्राइब्स को जानना है। जितना मैं आपको करवाऊंगा एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेना, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आप आराम से कर पाओगे। अब आते हैं, देखो ध्यान सुनो, पहले मैंने आपको बोला कि कितनी ट्राइब्स थी, तो पहले हमारे यहाँ पर 46 ट्राइब थी। 46 में से 3 ट्राइब्स खत्म हो गई। कौन कौन सी ट्राइब्स खत्म हुई? तो देखो याद रखना, पहली ट्राइब हो गई कीर। तो मध्य प्रदेश से कीर जनजाति कहाँ मिलती थी? भोपाल, रायसेन और सीहोर में, पहली। दूसरा याद रखना मीणा। मीणा जनजाति हमको कहीं पर मिलती थी, तो हमको सिरोंज, ओके, विदिशा में। फिर तीसरी जनजाति याद रखना पारधी। ओके, जिन्हें पारधी मिलते थे कहाँ? भोपाल, रायसेन और सीहोर में, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 में, ओके, ट्राइबल के स्टेटस से खत्म कर दिया। इसलिए अब ये एग्जाम में आता है, याद रखना, 46 जनजातियां थी। कौन कौन सी 3 खत्म करिए? तो याद रखना, पहला हो जाएगी कीर, पहली हो गई कौन? कीर। दूसरा याद रखना मीणा, और तीसरा याद रखना पारधी। अब आप गौर करो, देखो मीणा और पारधी, देखो यहां पर देखो, मीणा और पारधी। अब देखो, आप देखोगे मीणा हमको मिल रही सिरोंज में, सिरोंज बोले तो विदिशा। हम पढ़ेंगे इतिहास में यह जगह, ओके, फेमस थी अपने खास कपड़े के लिए। ओके,
तो मैंने क्या बताया, इतिहास में सिरोन जो है वो फेमस थी अपने खास कपड़े के लिए, जो एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर एक कपड़ा मिलता था जिसका नाम था महमूदी कपड़ा, जिसका जिक्र जिसका जिक्र हमारे यहाँ पर किसी के द्वारा किया गया है। तो आपने सुना होगा अमीर खुसरो के बारे में। उस अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में महमूदी कपड़े का जिक्र किया है। ठीक है, और उसके बाद यदि आप पढ़ोगे तो सिंध नदी भी यहीं से निकलती। तो मैंने क्या बताया आपको, याद रखना तीन जनजाति, कीर, मीणा और पारधी। अब आप देखोगे कीर और पारधी वो हैं जो सेम हमको कहाँ मिल रही थी, भोपाल, रायसेन और सीहोर से। इनको ओके किसने अलग किया है, इनको भारत सरकार ने। अब ये एग्जाम के लिए याद रखना, अब हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे, किसी को ट्राइबल स्टेटस देना और किसी को स्टेटस से निकालना ये हमारी राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। ये हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति और पार्लियामेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो कितनी जनजाति कम हो गई हैं, तीन कम हुई हैं। कौन कौन सी, कीर, मीणा और पारधी। ये याद रखना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन निवास करती है, कर रही है। कितनी निवास कर रही है, हमने देखा है कि एमपी की यदि आप देखो इंडिया में करीब 15% जनजातियां निवास कर रही पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब देखो क्या है, देखो यदि हम देखें पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा सभी राज्यों को मिला दें, और हम यदि देखें सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हमको एमपी में मिल रही, जो मैंने आपको बताया। लेकिन परसेंटेज के बेसिस पर इनकी रैंक पीछे है। तो क्या है, हमने जाना, यदि आबादी पर देखोगे सबसे ज्यादा आबादी निकालोगे, तो अब देखो हमने खुद देखा 7,26,26,809 में से तो 1.5 करोड़ तो कौन है, ट्राइब्स है। इसीलिए क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है जब हम पूरी आबादी पॉपुलेशन को देखें, भारत में भी और एमपी में भी। लेकिन जब अपन परसेंटेज निकालते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग पीछे हैं, हमारी रैंक 13वां है। हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज में हमारी रैंक पीछे, हम 13वें नंबर पर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। तो यदि आबादी पूछेगा, पॉपुलेशन पूछेगा, तो यही आएगा, याद रखना कौन सा है, एमपी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो आते हैं एमपी में ट्राइब्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो हमें ट्राइब्स का कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता। पहला देखोगे हमको ट्राइब्स का कंसंट्रेशन ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। अब देखोगे इसमें एक क्षेत्र मिसिंग है, वो है कौन सा, उत्तरी। अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुन, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति हमको किसी क्षेत्र में मिलेगी तो याद रखना वेस्टर्न बेल्ट में। क्या मैंने आपको बोला एग्जाम में यही, अभी एमपीपीएससी ने एफएसए का एग्जाम लिया था, है ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति आबादी पॉपुलेशन के आधार पर किस क्षेत्र में निवास करती है। तो याद रखना सबसे ज्यादा हमको वेस्टर्न एरिया में, और वेस्टर्न एरिया में कोई मिलेंगे हमको, भील मिलेंगे। ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनो क्या बताया मैंने आपको। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति किस क्षेत्र में हमको मिलेंगे, तो जब भी हम पश्चिमी क्षेत्र, कहां चल जाए वो, अब देखो अगर आप चल जाओ, आप चले जाओ झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, जितने एरिया में जाओगे आपको सबसे ज्यादा भील मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, किस क्षेत्र में सबसे कम जनजाति मिलेगी, तो याद रखना उत्तरी क्षेत्र में, नदन बेल्ट में हमको सबसे कम जनजाति मिलेगी। तो क्या मैंने आपको बताया किस क्षेत्र में, तो याद रखना 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ट्राइबल की पॉपुलेशन हमको कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न बेल्ट में।
सबसे कम हमको कहाँ मिलेगी? नदन एरिया में। वहीं हमको दूसरी जगह वेस्ट के बाद यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दूसरे क्षेत्र का नाम बताओ जहां पर हमको जनजातियां मिलती हैं, तो याद रखना ये हो जाएगा सदर्न बेल्ट। दक्षिणी बेल्ट में हमको पॉपुलेशन मिलेंगी। और तीसरा नंबर आएगा ईस्टर्न एरिया। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने जाना है, याद रखना, एमपी में वेस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा? सदर्न का। तीसरा नंबर आ जाएगा ईस्टर्न का। जहां पर सबसे कम मिलेंगे वो कौन सा एरिया है? उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी में हमको एक ही ट्राइब मिलती है जिसका नाम है सहरिया। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो नेक्स्ट, अब अपन आगे की बात करें। देखो ध्यान से सुनो। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर पूछा जाता है उसे याद रखना। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजाति निवास कर रही हैं दोस्तों? 43 हो रहा है। अब देखो 43 में से 3 ऐसी जनजातियां हैं जो सर्वाधिक या विशेष पिछड़ी हुई है। क्या है? क्या मैंने बोला? मध्य प्रदेश में 3 ऐसी जनजाति हैं जो विशेष पिछड़ी हुई हैं। कौन सी हैं ऐसी? तो देखो, पहला सहरिया। दिख रहा है आपको? कहाँ मिल रही है आपको? उत्तरी क्षेत्र में मिल रहा है। जो अपन पढ़ेंगे श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन क्षेत्रों में जो हमको जनजाति मिलेगी वो हो गई सहरिया। दूसरा देखो, आओ यहाँ पर आपको एक जनजाति मिल रही है जिसका नाम है भारिया। कहाँ मिलेगी हमको भारिया? हम पढ़ेंगे छिंदवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है पाताल कोट करके। क्या मैंने बोला? छिंदवाड़ा में कौन सी जगह हो गई दोस्तों? पाताल कोट। इस पाताल कोट में हमको जो जनजाति मिलती है विशेष पिछड़ी हुई, उसका नाम है कौन सी? भारिया। ठीक है। तीसरा, वो जनजाति जो सबसे पिछड़ी हुई है, तीसरा नाम है बैगा। बैगा हमको मिलती कहाँ पर? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट साइड में मिलती है। तो क्या है? 43 में से 3 विशेष पिछड़ी जनजाति जिसको अपन इंग्लिश में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो 43 में से कितनी मिल जाएंगी? 3 मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन कौन सी? पहला याद रखना सहरिया, दूसरा याद रखना भारिया, तीसरा याद रखना बैगा, जो हर बार एग्जाम में आता है। और एमपी में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वेस्ट में, सबसे कम नदन में, और दूसरे नंबर पर देखोगे तो सदर्न बेल्ट में आते हैं। ठीक है। अब आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा हमको पश्चिमी क्षेत्रों में मिलती है। कितनी है? तो देखोगे 7 करोड़। कितनी है? जैसे देखो, नॉर्मल पॉपुलेशन एमपी कितनी है? याद हो गई आपको अब तक? तो 7,26,26,809, जिसमें से 1.5 करोड़ हमको क्या मिल रहे हैं दोस्तों? हमको ट्राइब्स मिल रहे हैं। उस 1.5 करोड़ का यदि आप 1/3 करोगे तो करीब 100 में से 35 लोग, रफली 34.7% लोग हमको एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। तो क्या हमने पढ़ा? यदि 100 जनजाति हैं, 100 ट्राइब्स हैं, 100 में से 35 हमको कहाँ मिल जाएंगे? एमपी के पश्चिमी क्षेत्रों में। कौन सी मिलेंगे? तो याद रखना कौन से मिलेंगे? भील, भिलाला, और फिर कौन सा हो जाएगा? मैंने आपको बताया बरेला, पटेलिया। ये सब कौन सी हो गए? कौन सी मिल जाएगी दोस्तों हमको? कौन सी मिलेगी? ये हमको वेस्टर्न बेल्ट में भील मिलेगी। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? गोंड का सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन पॉपुलेशन में कोई आगे है तो कौन है? कौन है? भील है। दूसरा, अब देखो यहाँ पर देखो 34% कहाँ मिल रही है? वेस्ट में। उसके बाद सदर्न बेल्ट में हमको 24% मिलेगी। तो 100 में से 34-35 हमको यहाँ मिल जा रहे हैं वेस्ट में। और साउथ में कितने मिल रहे हैं हमको? एमपी के साउथ में करीब 24% हमको मिल जाएंगे। कहाँ चले जाए? देखो, सतपुड़ा बेल्ट जो है उसमें बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहीं पर हमको गोंड, कोरकू, भारिया, बैगा ये सब मिलेंगे जो हम पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर पर यदि आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जनजाति सबसे ज़्यादा हमें
मिलेगी वेस्ट में, उसके बाद हो जाएगी कहाँ पर, साउथ में। और फिर तीसरा एरिया आता है वो है ईस्टर्न। तो जैसे मैंने बताया ईस्ट में हमको मिलेगी और इसमें एक सबसे बड़ा समुदाय हमको मिलेगा, वो हो जाएगा, हम पढ़ेंगे कोल। तो सबसे बड़ी जनजाति एमपी में है भील, दूसरे नंबर पर है गोंड और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कोल। कोल ये जनजाति हमको कहीं मिलती है तो हमको मिलती है कहाँ पर, ईस्टर्न एरिया में, खास करके सीधी शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और कटनी में मिलती है। ठीक है, अब आपको ओके आई होप पूरे अच्छे से याद हो गए होंगे। ओके, तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां भी आपको पता चल गई होंगी दोस्तों। देखो ऐसे ही तैयारी होती है और एक बार में हमको याद हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, यही आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैटर मिलेगा दोस्तों। आपका जो भी मीडियम हो आप आसानी से ओके तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों, हम बात करें जो हमारे सिलेबस का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न आता है, वो है कौन सा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। देखो क्या है, देखो ओके, अब हमारे सिलेबस में एक लाइन लिखी है, क्या लिखी हुई है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द ट्राइब। ओके, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखो याद रखना, क्या याद रखोगे, ओके, ट्राइब्स की, जनजाति की परिभाषा किस में लिखी हुई है। तो याद रखना जनजाति को डिफाइन किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में। तो मतलब अब क्या आता है एग्जाम में, यदि आता है एग्जाम में, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ट्राइब्स को डिफाइन किया गया है, तो याद रखना ट्राइब्स की परिभाषा हमको किसी आर्टिकल में मिलेगी, तो आर्टिकल 366 की क्लॉज 25 में। ये कई बार पूछा गया है। अब देखो, अब एक और मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है। ओके, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 366 का क्लास 24 और फिर आएगा 25। अब हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम लोग हमेशा SC ST बोलते हैं। तो याद रखना ओके, आर्टिकल 366 का क्लास 24 SC को डिफाइन करता है, शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है, और ST डिफाइन करता है आर्टिकल ओके 366 का क्लास 25। मतलब क्या हो गया, याद रखना ओके, जैसे हम SC ST बोलते हैं, तो जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है और इसमें सिलेबस, उसमें ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन यदि आता है एग्जाम में कि जनजाति की परिभाषा हमको संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या मिलेंगे, 366 का क्लॉज 24, दूसरा 366 का क्लॉज 25, ओके आर्टिकल 342, ओके आर्टिकल 341, ऐसे ऑप्शन में आए। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, जब भी आप भूलने लगोगे तो याद रखना एक शब्द SC ST, ऐसे बोलते हैं हम SC ST, तो SC पहले है, ST बाद में है। तो आर्टिकल 366 का क्लॉज 25 वो है जिसमें हमें जनजाति को परिभाषित किया गया। अब क्या होती जनजाति, जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत में बताया, जनजाति वो समुदाय होते हैं जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी संस्कृति विभिन्न है, ओके, जो रिमोट रीजन्स पर रहते हैं, जिसकी वेशभूषा, भाषा सब अलग है, और हमें इन्हें डेवलपमेंट कराना है, ये इनका उद्देश्य, इसका हमारी सरकार को, और हमें इन्हें नॉर्मल पॉपुलेशन से मिलाना है। हालांकि हमें इनके कल्चर को प्रिजर्व भी रखना है। तो किस आर्टिकल में इनकी डेफिनेशन है, तो याद रखना आर्टिकल 366 का क्लॉज 25, पहली बात। दूसरा, अब मान के चलो, जैसे एग्जाम, सुनो ध्यान से समझो, देखो मान के चलो कल के दिन, जैसे मैं अमित सोनी हूं, ठीक है, कल के दिन सपोज करो कि सोनारो ने एक क्या किया, एक आंदोलन चालू कर दिया, सपोज करो, है ना, आंदोलन किया, क्या बोला कि हमें जनजाति का स्टेटस दो। हमने ये आंदोलन कर दिया कि हमें क्या चाहिए भैया, हमें जनजाति का ओके दर्जा चाहिए, स्टेटस चाहिए, हमने ये आंदोलन किया। तो याद रखना किसी भी ग्रुप को, किसी भी समुदाय को ट्राइब का स्टेटस देने का पावर किसी के हाथ में होता है, तो याद रखना राष्ट्रपति का। मतलब किसी भी समुदाय को, जैसे हम सोनियों ने यदि आंदोलन किया
और ये डिमांड करी कि हमको जनजाति का दर्जा दो, तो वो राष्ट्रपति के आर्डर से होगा। और वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 342। याद रखना, अनुच्छेद 342 ये बोलता है कि किसी भी समुदाय को जनजाति देने का पावर राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति के ही द्वारा होगा, लेकिन उसमें उस गवर्नर की कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या होगा? किसी को भी जनजाति देने का पावर राष्ट्रपति के आदेश पर होगा, ठीक है, लेकिन उसमें किसकी किसकी कंसल्टेशन, किसकी सलाह की जरूरत है? राज्यपाल की। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमने यदि आंदोलन किया, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी यदि हम सोनियों को जनजाति का दर्जा देंगे, तो उन्हें हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल से क्या करना पड़ेगा? कंसल्टेशन करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? आ गया समझ में? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 342। ठीक बा, समझ में आ गया? अब देखो सुनो, तीसरा, अब हमारे यहाँ पर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स पर आते हैं। ये हमारे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, है ना, हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 से 18। फिर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 16(4). अब देखो ध्यान से सुनो, क्या है, कौन सा आर्टिकल हम बोल रहे हैं? देखो याद रखना, अनुच्छेद 16 का क्लास 4 क्या है, पहले से ध्यान सुनो। देखो क्या बोलता है, यह राज्यों को किसी भी पिछड़े वर्ग के नियुक्ति के आरक्षण या पदों में आरक्षण का प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। क्या बोल रहा है? इट एम्पावर्स स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास टू एंश्योर एडिक्वेट रिजर्वेशन। अब ये हमारे लिए सिंपल वर्ड में क्या है, जो हमारे यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आती है, मतलब सरकारी जॉब में जब वैकेंसी आती है, उसमें 3 रिजर्व होती हैं। कौन सी? ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये जो रिजर्वेशन वाला प्रोविजन है, ये स्टेट को स्टेट को पावर देता है। और स्टेट मतलब आर्टिकल 12। इसमें जितने भी हमारे यहाँ पर बॉडी हो गई, चाहे मध्य प्रदेश हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उसमें जो रिजर्वेशन का प्रोविजन आता है वो अनुच्छेद 16 के क्लास 4 से आता है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर 200 वैकेंसी आई, उसमें से जो रिजर्वेशन करके आती हैं एससी, एसटी, ओबीसी, और इसी में फीमेल के बारे में रहता है, वो अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 16 का 4 है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो ये क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। अब आते हैं किसके बारे में बात करें? देखो ध्यान सुनो, आर्टिकल 16(4)A, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अभी हमने जो कौन सा पढ़ा है दोस्तों, वो आर्टिकल हमने 16(4) पढ़ा है। अब आते हैं ए और एक बी पर आते हैं। देखो क्या है, इसको ध्यान सुनो। provides that state can make any provision for reservation in matter of promotion for the scheduled caste and scheduled tribe। अब देखो यही एक सबसे बड़ा मैटर है जो आता है। देखो सपोज करो कि किसी बंदे ने सिलेक्शन ले करके रिजर्वेशन मिला, और वो बंदा बनी है क्या? डीएसपी। समझ में आ रहा है? इतनी बार डीएसपी बन गया। अब जब डीएसपी बन गया तो करीब करीब 20 साल 25 साल हो गए, लेकिन वो भाई उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। कौन सी कम्युनिटी से है ये हमारे यहाँ एससी या एसटी कम्युनिटी से है। तो आर्टिकल 16(4)A यह बोलता है रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन, मतलब डीएसपी से एसपी बनाने के लिए यदि कोई सा आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 16(4)A है। और इसे किससे ऐड किया गया था? इसे 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अब देखो ये पहले हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब क्या होता है, थोड़ा सा भेदभाव कहीं पर देखने को मिला कि यार इनका प्रमोशन नहीं हो रहा, तो सरकार के द्वारा संविधान में ऐड किया गया। लेकिन इसमें एक खासियत है, देखो क्या है, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जैसे इसी पर अभी सबसे बड़ा मैटर आ रहा है। कैसे? यदि मान के चलो
डीएसपी से हमें किसी को एसपी प्रमोट करना है, सरकार को। प्रमोशन का पावर किसके हाथ में? सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में। जब डीएसपी से एसपी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा देना पड़ेगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यदि याचिका लगती है कि भैया एसपी में, यदि सपोज करो 55 जिले हैं और 55 जिले में से ओके करीब करीब 50 जिलों में जनरल कम्युनिटी से कौन है ओके एसपी बने हुए हैं, है ना। मध्य प्रदेश में 55 जिले, तो ध्यान समझना, 55 में से 50 जनरल कम्युनिटी के एसपी हैं और केवल हमको 5 मिल रहे हैं कहां से? एससी एसटी के। तो पहले ये डेटा देना होगा। किसको देना होगा? ये डेटा सरकार को हाईकोर्ट के सामने रखना होगा ओके, और फिर उस पर ये बोलना होगा कि यार इनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ओके, तब जाकर के प्रमोशन का ओके प्रोविजन आ रहा है। इसलिए इतने साल से लोगों के प्रमोशन अटके पड़े हैं। तो क्या याद रखना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात किसमें होती है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16(4)(a). कौन से संविधान से जोड़ा गया? तो याद रखना 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। हालांकि देखो, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इसी का, इसलिए देखो 16वां आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिजर्वेशन की बात करता है गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर आते हैं आर्टिकल 16(4)(b) में। देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझो, समझो क्या है। देखो क्या है ये आर्टिकल। ये अनुच्छेद वो आर्टिकल है जिसमें खाली बची हुई वैकेंसी पर विचार करने से नहीं रोकेगी। अब इसको देखो, इसको हम अपन ध्यान से देखें। कभी कभी आपने एक वर्ड सुना होगा, बैकलॉग की भर्ती आ रही है। बैकलॉग, है ना, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने। क्या होता है उसे ध्यान से देखो, क्या होता है बैकलॉग। देखो, जैसे सपोज करो इस बार हमारे यहाँ पर एफएसओ की भर्ती का प्रोविजन आया। तो आपने गौर किया होगा कि 37 सीट्स जनरल की थी और 38 सीट्स ओबीसी की थी। तो अब क्या होता है दोस्तों, क्या है हमारे यहाँ पर, इसे याद रखना। जैसे सपोज करो क्या हुआ कि एक साल 200 भर्ती आई और 200 में से 50 जनरल की थी और 50 क्या हो गए, 50 ओबीसी की हो गई, या हम बोलते हैं करीब करीब 40 किसकी हो गई? ओबीसी की। बाकी कुछ एससी एसटी की थी। तो अब क्या हुआ है, जब हमारे यहाँ पर हुआ ये कि इनकी सीट्स में मिलने वाले कैंडिडेट नहीं हुए। जैसे सपोज करो कि इस बार जब अपन सिलेक्शन के लिए लोग गए, 200 भर्ती आई थी। इस 200 भर्ती में से यदि 50 पोस्ट या 60 पोस्ट एससी कम्युनिटी की थी, इसमें से हमें ओबीसी में 50 की जगह केवल 20 ही मिले, 60 में से केवल 30 ही मिले। तो अब क्या हुआ, ये सीट्स खाली रह गई। अब ये अगली साल या कभी भी जब ये आएंगे तो ये 30 पद जुड़ करके आएंगे। तो मतलब अब क्या होगा, जब अगली बार आए तो 200 यदि पद आ रहे हैं तो ये जुड़ करके आ जाएंगे 30 + 40। तो 30 आ जाएंगे ओबीसी के और 40 आ जाएंगे किससे? एसटी या एसटी के। तो ये क्या बोलता है, इस टाइप से जो वैकेंसी आती है इसको बैकलॉग की भर्ती कहते हैं, जिसमें 50% से। अब देखो ये क्या हुआ, देखो खुद देखोगे तो जैसे इस बार क्या हुआ, 37 सीट्स जनरल की है तो 38 किसकी है? ओबीसी कम्युनिटी के। देखना मतलब जनरल से ज़्यादा सीट्स है। क्यों हुई? क्योंकि इसमें बैकलॉग जुड़ा हुआ, और ये बैकलॉग भर्ती का ओके प्रोविज़न किसी आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16(4)(b) में है। किससे ऐड किया गया था इसे? इसे 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो हमारे यहाँ पर और आर्टिकल कौन कौन से, देखो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जिसमें जनजाति शामिल है। अब देखो क्या है, नॉर्मल पॉपुलेशन से जिसकी तादाद या जिसकी पॉपुलेशन कम होती है उसे हम माइनॉरिटीज कहते हैं। तो अब आप बोलोगे कि हिंदू माइनॉरिटीज नहीं है। ओके, यदि आप जम्मू कश्मीर में चल जाओगे तो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटीज हर स्टेट का अलग अलग है। इनको सरकार ये प्रोविज़न देती है कि अपनी ये कल्चर
ओके स्क्रिप्ट, ओके लैंग्वेज को ये प्रिजर्व कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 में है। वहीं आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा आर्टिकल 30 जो है वो 30 वो अनुच्छेद है जिसमें हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी जो हो गए वो अपने कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए स्कूल भी इस्टाब्लिश कर लेते हैं। जैसे आपने सुने होंगे कि यार सेंट जेवियर कॉलेज, या आपने सुना होगा ऐसे क्रिश्चियन स्कूल्स कॉलेजेस के बारे में जो बनाते हो आर्टिकल 30 के लिए होता है ना? आर्टिकल 30 के थ्रू होता है। तो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 है। वहीं ट्राइब्स के लिए एक सबसे बड़ा आर्टिकल कोई सा है जो हर बार एग्जाम में आता है, उसका नाम है आर्टिकल 46। देखो क्या है, ध्यान सुनो। हिंदी में अपन पढ़े, राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना। तो मतलब ये क्या बात करें, देखो आर्टिकल 46 वो आर्टिकल है जो हमारी सरकार को ये पावर देता है। क्या पावर देता है? कि जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी, ठीक है, उनके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए? उनके पहला एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो हमारी सरकार ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रही है तो वो किस अनुच्छेद से रीड कर रही है? तो डीपीएसपी में कौन सा है? आर्टिकल 46। उसके साथ साथ उन्हें किसी भी प्रकार के सोशल इनजस्टिस यानी समाज के कोई से अन्याय से बचाना है, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना है। तो जो एससी एसटी एक्ट आपने सुना है 1989, वो किसी आर्टिकल से इंस्पायर्ड होकर के बना हुआ है। तो आर्टिकल 17 और हमारा आर्टिकल 46। तो याद रखना है, ये हर बार एग्जाम में आता है। वो आर्टिकल जो एससी एसटी कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है, आर्थिक हितों में विशेष ध्यान से बढ़ावा देना है और इन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है, वो हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 46 है। ठीक है, याद रहेगा, आई होप बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे। फिर चलें कुछ और बात करें। तो देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 350 की। देखो ध्यान से सुनो, क्या है आर्टिकल। देखो ये आर्टिकल हिंदी में यदि देखोगे, इसमें अलग भाषा है ना, राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। जैसे सपोज करो कि आप एक डिफरेंट समुदाय से, जैसे गौंड हो गए, भील हो गए, इनकी भाषा अलग होती है, उसको प्रिजर्व करने का पावर, उनकी संस्कृति, उनकी लेखन को प्रिजर्व करने का पावर किसी संविधान में दिया गया है। तो याद रखना आर्टिकल 350 में है ये। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 350। तो क्या याद रखना, इसमें इसमें अलग भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार किसमें दिया गया है? तो याद रखना ओके, आर्टिकल 350। मतलब जिसकी भी अलग स्क्रिप्ट है, भाषा है, संस्कृति है, उसे प्रिजर्व करने का हमारा आर्टिकल आर्टिकल 350 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद ध्यान से देखो क्या है। एमपी गवर्नमेंट ने कुछ काम करे, वो कौन किसके थ्रू करे? देखो आर्टिकल 350 ए। ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देखो क्या बोला गया, इट प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। क्या बोला गया, ध्यान से देखो, यह प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई का प्रावधान करता है। मतलब अब देखो, जैसे सपोज करो गौंड बच्चा है, गौंड बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे गौंडी भाषा सिखाई। अब वो कोई सी भाषा बोल रहा है, गौंडी बोल रहा है, और एक और इसको अपन दोराली भाषा कहते हैं, ये भाषा बोल रहा है वो। लेकिन अब वो पढ़ने के लिए गया, कौन सी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब हमारी होगी कौन सी, जब से ये पहली से 5वीं तक की एजुकेशन जो हो रही है, जब ये पढ़ने के लिए गया तो इसको पढ़ाई किस भाषा में होनी चाहिए? जो इसकी मदर लैंग्वेज है, जो माँ ने इसको भाषा सिखाई है, क्योंकि हमारी माँ ही प्रथम गुरु होती है दोस्तों। ठीक है, तो
क्या है, याद रखना। इसीलिए एमपी गवर्नमेंट ने ओके कुछ ऐसी भाषाएं हो गई जैसे गोंडी, भीली और कोरकू की भाषा में ओके प्राइमरी लेवल की एजुकेशन का प्रावधान कर दिया है। ठीक है ना। तो क्या हमको मिलेगा, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन कौन कौन सी भाषा में मध्य प्रदेश में होती है, तो याद रखना गोंडी, भीली और कोरकू। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि इन भाषाओं में कम्युनिटीज के लोग ज्यादा हैं और आर्टिकल 350 ए ये पावर देता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो एक और, अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 15 की। देखो दोस्तों, आर्टिकल 15 यह वो आर्टिकल है जो किसी के बारे में बात करता है। तो ये अनुच्छेद डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, किसमें, ओके क्या है ये, सामाजिक और अन्य सुरक्षा उपाय। क्या है, किसी भी इंसान से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध। तो क्या है, देखो ये देखो क्या है आर्टिकल 15 हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखो ध्यान सुनो, इस पर अपन आते हैं, इस पर बात करते हैं, ध्यान समझ। जैसे सपोज करो, सॉरी है ना, देखो कोई बंदा, यदि सपोज करो कोई बंदा एससी है या एसटी है, जब वो किसी किसी रेस्टोरेंट में गया, है ना, रेस्टोरेंट में गया ओके या किसी शॉप में गया ओके, उस जगह पर सभी लोगों का, रेस्टोरेंट में सबको खाना खिला रहे हैं, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में किसी को नहीं जाने दिया। किस बेसिस पर नहीं जाने दिया, कि भैया इसकी कास्ट अलग है, ठीक है, इसका ओके सेक्स अलग है, इसीलिए हम इसकी एंट्री नहीं देंगे। तो हमारा अनुच्छेद 15 इस भेदभाव को रोकता है। अब देखो एग्जाम्पल एक और दे रहा हूं, आप लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, सबरीमाला का मंदिर। कहां पर हो गया, केरला में। वहीं आपने शनि शिमनापुर का नाम सुना है, कहां पर, पुणे के पास है। देखो यहां पर क्या है, यहां पर गौर करोगे तो हमारे यहाँ पर कुछ लोग क्या हो गया है, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, किसके बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। अब देखो क्या होता था, कुछ मंदिरों में महिलाओं को गर्भगृह में या वहां पर जाने की आजादी नहीं होती थी मंदिर के अंदर। ठीक है ना, क्या होती थी, नहीं होती थी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि किसी भी शख्सियत के अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव नहीं हो। कौन से प्रोविजन हो गए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ओके यदि मान के चलो कोई बंदा ओके किसी तालाब में जा रहा है और तालाब में उसको इसलिए एंट्री नहीं दी जा रही है, क्या एंट्री नहीं दी जा रही है, कि भैया इसकी जाति अलग है, इसका धर्म अलग है, इसका जन्म स्थान अलग है, तो हमारे अनुच्छेद 15 का क्या हो रहा है, ओके क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। अब देखो भेदभाव होता है कैसे, जैसे सपोज करो कल के दिन आप एक होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, और वहां पर ये लिखा हुआ है कि ओनली बीए पास या ग्रेजुएट लोग ही एंटर करें, है ना। अब आप भैया क्या हो, आप ग्रेजुएट नहीं हो, ठीक है, किसी में ये लिखा हुआ, किसी होटल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया ओनली बीए पास या ग्रेजुएट लोग ही यहां पर आएंगे। तो भैया अब देखो क्या हो रहा, भेदभाव हो रहा है, लेकिन क्या है इसमें प्रोविजन आ रहे हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट से, क्या यहाँ पर एजुकेशन कोई लिखा हुआ है कि एजुकेशन के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब क्या है, यदि मान के चलो कल के दिन ऐसा हुआ, किसी जगह पर लिखा हुआ है कि केवल और केवल ग्रेजुएट लोग ही एंट्री कर सकते हैं, ग्रेजुएट लोग ही आएंगे, तो याद रखना, याद रखना ओके उनको क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं लिखा है एजुकेशन। जैसे सपोज करो कि आप कोई इवेंट में जाना चाह रहे हो और इवेंट में हर कोई आ रहे हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि आपको लगा कि यार ओके अरिजीत का शो होने वाला है ना, अरिजीत का शो हो रहा है और अरिजीत के शो में हर कोई की एंट्री हो रही है, लेकिन आपको घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों भैया, आपने तो टिकट नहीं लिया, टिकट पैसे। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर किसी को एंट्री अलाउ हो रही है, लेकिन रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं। यदि कहीं पर लिखा है पैसे देकर ही एंटर करो,
तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन इस पर भेदभाव नहीं होगा, अदर फैक्टर पर भेदभाव हो सकता है। तो आपको इवेंट में एंट्री मिलेगी तो वो मिल रही किसके बेसिस पर? मनी के बेसिस पर। और भेदभाव किसके बेसिस पर हुआ? मनी के बेसिस पर। या फिर कहीं आप होटल में गए, जिस होटल में लिखा हुआ है कि ओनली कपल्स आर अलाउड, अब भैया आप ठहरे सिंगल, अब भाई उसमें लिखा हुआ है कपल्स आर अलाउड, तो भाई क्या हो रहा है? ओके, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन क्या खासियत है? वहां पर दो लोगों के एंट्री का प्रोविजन है। तो इसलिए याद रखना, इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बाकी सभी पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही हमने पढ़ा जाना। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम के लिए। देखो, याद रखना, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 एक ऐसा प्योर आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को किसी भी तरीके से खत्म करने के लिए बात करता है। कौन सा अनुच्छेद है? 17। अब देखो क्या है, याद रखना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान का यही वो फंडामेंटल राइट है जो किसी भी रूप से अनटचेबिलिटी को खत्म। अब अनटचेबिलिटी होती क्या है, याद रखना। ओके, अनटचेबिलिटी को किसी भी अनुच्छेद में डिफाइन नहीं किया गया। अस्पृश्यता को किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं डिफाइन किया गया है। अब होती क्या है? ओके, भेदभाव होता है। यदि आप किसी स्कूल में जा रहे हैं तो आपको इसलिए एंट्री नहीं दे रहा है क्योंकि आपकी जाति अलग है, तो ये भेदभाव हो रहा है। इसको रोकने के लिए अनुच्छेद 17 है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में अनटचेबिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, आप गांव देहात में जाते हो तो गांव देहात में लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया कौन जात से हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आज भी उनका माइंड क्या है? वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड भेदभाव है। तो कौन सा आर्टिकल जो प्योर है, जो रोकता है? याद रखना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। वही आर्टिकल 23, देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब क्या है? देखो, बेगार और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। देखो क्या है, ध्यान सुनो। देखो, मानव तस्करी, ओके, ह्यूमंस को खरीदना बेचना, बेगार। बेगार मतलब काम कराना लेकिन रेमुनरेशन, सैलरी ना देना, वो आर्टिकल 23 है। और उसके साथ साथ जबरन आपसे क्या कर रहा है? काम करा रहे हैं आपको। ओके, फोर्स करके आपको बोल रहे हैं कि आप काम करो, फोर्स लेबर बन जाओ। ये सब कोई सा आर्टिकल रोकता है? तो याद रखना, आर्टिकल 23। वही कौन सा आर्टिकल हमने पढ़ा है? ओके, याद रखना, आर्टिकल 17 हमने पढ़ा, आर्टिकल 23। अब आते हैं आर्टिकल 24। देखो, हमने पढ़ा है क्या? 23 जैसे हमने देखा कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को होता है, ओके, मानव तस्करी को रोकता है। वहीं चाइल्ड लेबर, आपने पहले देखा होगा कि आप गए चाय की दुकान पर, आप बोलते हैं ओए छोटू इधर आ। तो वो एक कोई आता है कि भैया, हाँ, फिर वो बोलता है कि चाय, 4 चाय ले आओ। तो आपने देखा जो छोटू को रखा है, छोटू मतलब क्या हो गया? 18 साल से कम उम्र का यदि कोई बच्चा किसी के यहाँ पर नौकरी करता है, तो जिसने उस छोटू को रखा है ना, वो रखने वाला छोटू जो होगा ना, वो जेल में चला जाएगा। इसलिए याद रखना, ओके, चाइल्ड लेबर के लिए कोई है आर्टिकल, तो जो रोकता है वो अनुच्छेद 24 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर अभी हमने आर्टिकल 46 पढ़ा है, जो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या अदर वीकर सेक्शंस के प्रमोट करता है, वो आर्टिकल 46 है। फिर उसके बाद और आते हैं आर्टिकल 335। देखो, एक क्लेम्स है, कैसे? हमारे यहाँ पर एससी और एसटी कम्युनिटी, कोई भी, देखो, कोई भी सेवा आएगी, कोई भी सर्विस आती है, यदि मान के चलो कल के दिन कोई सी वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में यदि एससी और एसटी का प्रोविज़न नहीं है, उसमें उसमें उनके पद नहीं है, तो अनुच्छेद 335 ये पावर देता है कि यार उनका दावा होना चाहिए। मतलब यदि 200 वैकेंसी आ रही है, उनमें से कुछ पद एससी और एसटी के लिए रिजर्व होना चाहिए, यह हमारा अनुच्छेद 335 बोलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी और आर्टिकल बाकी हैं जिसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आई होप मैंने आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट
ओके, बहुत अच्छे समझाया दोस्तों। ऐसे ही हम पूरे ओके हमारे ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, एक एक ट्राइब्स को पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड फीचर जानेंगे। तो देखो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देर मत करो, देखो देर करोगे तो लॉस होगा और कंपटीशन बहुत है। अभी समय है दोस्तों। ओके, एक मिनिमम फीस है, इसे तुरंत के तुरंत ज्वाइन करो और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। देखो दोस्तों, संकल्प एकेडमी ने विगत वर्षों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना गया है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसी संस्था ने दिए हैं तो इसी एकेडमी ने दिए हैं। तो देखो दोस्तों, आप देर मत करो, ठीक है, जल्द से जल्द इसे खरीदो और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। मिलते हैं दोस्तों आगे के लेक्चर में और फिर आगे की बात करेंगे। तब तक दोस्तों ख्याल रखो और जय हिंद जय भारत।